हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भैया आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन। देखो, आप लोगों को एक बार अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ, आपके एग्जाम अभी पास में है नहीं है, एक बार आपको इसका पूरा पेपर तो देखना ही चाहिए। एक बार पेपर पूरा पूरा देख लो, चाहे से फिर सुनना मत सुनना सॉल्यूशन वगैरह, लेकिन एक बार पेपर आप लोगों को जरूर से सुनना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ये सब्जेक्ट माना जाएगा, क्योंकि इसको आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट के 50 मार्क्स है। बस आप थोड़ा बहुत ऐसे कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व कर लोगे, आपका पूरा सॉर्ट हो जाएगा। और उसी के साथ में आप लोगों को इसको करने के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और हमें 3 घंटे का होता है, इसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और इसका जो पेपर पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। इसके अंदर आपको 5 सेक्शन देखने को मिलेंगे, ए से लेकर के ई तक। जो आपका सेक्शन ए है उसके अंदर आपके पास में 12 एमसीक्यू रहने वाले हैं, एक एक नंबर के। फिर सेक्शन बी है, उसके अंदर 7 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो कि 2 नंबर के रहेंगे। फिर सेक्शन सी रहेगा, 4 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जिसके अंदर की 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। लेकिन जो सेक्शन डी है, यहाँ पे जो सेक्शन डी है इसके अंदर एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा जो कि 4 नंबर का होगा। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि आपको एक कोड लिखना होगा। जनरली यहाँ पर कोड लिखने के लिए आता है कि आपको एक पेज वगैरह डिजाइन करना है, उसका कोड लिखना है, वही क्वेश्चन आता है। फिर लास्ट के अंदर सेक्शन ई है जहां पर 2 केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और इस तरीके से 50 नंबर का पेपर होगा। और एक बार देख लो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर हम बात करें सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए के अंदर एक एक नंबर के क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एमसीक्यू होंगे। अब जैसे एमसीक्यू के नाम में आता है तो ऐसा लगता है कि हमारे बाकी के सब्जेक्ट थे, जैसे कि एसएसटी हो गया, फिर उसके बाद में साइंस हो गया, और फिर उसके बाद में मैथ्स हो गया, इन सभी का ऐसा लगता है कि यार इसके जैसे पेपर टफ आया होगा। लेकिन इनका पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान है। और आप लोगों को एसएसटी का, साइंस का, मैथ्स का, इंग्लिश का सैम्पल पेपर देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप ये पेपर देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिल इन द ब्लैंक है कि रेफर्स टू द गैप बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी एंड दोज हु डू नॉट। मतलब क्या होता है जिसके बीच में एक्सेस होता है और जिसके बीच में एक्सेस नहीं होता। तो मतलब जिसके पास में एक्सेस होगा तो वो तो क्या होगा, वो होगा डिजिटली हर एक चीज को एक्सेस कर सकता है। अब जिसके पास में नहीं, वो डिजिटली एक्सेस नहीं कर सकता। तो किसके बेसिस पर हो रहा है, यहाँ पर डिजिटल के बेसिस पर हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिजिटल डिवाइड। तो इसका ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर की कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ई गवर्नेंस वेबसाइट। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये है ई गवर्नेंस वेबसाइट। जब मैंने फर्स्ट टाइम पर इस क्वेश्चन को पढ़ा था तो मैंने इसका आंसर गलत बताया था, लेकिन आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि भैया इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। देखते कि कितने बच्चे मेरे साथ में गलत करते हो, कितने बच्चे सही करते हैं। तो अब जैसे मैंने ई गवर्नेंस का नाम सुना तो मेरे को लगा कि यार ई कॉमर्स का, और इन्होंने ऑप्शन नंबर ए भी दे रखा था, तो मैंने क्या करा कि ए ऑप्शन टिक कर दिया था। और फिर अभी मैंने जब इसको ध्यान से पढ़ा तो इसके अंदर लिखा हुआ है ई गवर्नेंस, मतलब कि गवर्नमेंट की वेबसाइट। कौन सी वेबसाइट, गवर्नमेंट की वेबसाइट। तो इनमें से गवर्नमेंट की वेबसाइट कौन सी होगी। तो सबसे पहले अगर बात करें amazon.com, ये तो ई कॉमर्स की है। फिर इसके बाद में सेकंड है cbse.nic.in, ये सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट है जिसके ऊपर कि आप लोगों को पूरा सीबीएसई से रिलेटेड मटेरियल मिलता है। फिर आती है india.gov.in, तो ये वाली गवर्नेंस वेबसाइट है। तो इसका ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट है। और आप लोगों ने अगर आंसर नहीं बताया है तो अगले वाले का आंसर बताओ। यार अगले वाला बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप हर दिन न्यूज में लेते तो जल्दी से इसका आंसर तो बता ही सकते हो ना कि थर्ड वाले का आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स का मतलब है जहां से कि आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो और जहां से आप कुछ भी खरीद सकते हो। तो जल्दी से बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स। तो इसका भी आंसर बताओ कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। यार इसका तो बताने पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मैं नहीं बता रहा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि अब हर दिन ही काम में लेते हो आप इनको, तो अब ये आंसर तो आने चाहिए। फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहा गया कि विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड एन ईमेल ओवर ए नेटवर्क। अगर आपको एक ईमेल सेंड करनी है एक नेटवर्क के ऊपर तो आप क्या करोगे, कौन से सर्वर को काम में लेते हो। तो इसका आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, वो है यहाँ पर SMTP। SMTP की फुल फॉर्म ये होती है, कई बार क्वेश्चन में आ सकता है। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर ये होती है सिंपल, याद रखना, ये होती है सिंपल मेल ट्रांसफर, सिंपल मेल ट्रांसफर और प्रोटोकॉल, ठीक है, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर की कहा गया कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर द MMS। अब ये MMS होता क्या है, देखो सिंपल सा, एक तो होता है SMS, ठीक है, जिसके अंदर कि आप एक वर्ड लिमिट तक आप कुछ एक सेंटेंस लिख करके सेंड कर सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट जो होता है उसको इसके थ्रू भेजा जाता है। दूसरा होता है MMS। MMS वो होता है जहां से
कि आप कोई भी एक मल्टीमीडिया, जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था, व्हाट्सएप वगैरह नहीं थे, तो वहाँ पर क्या होता था कि अगर कोई इमेज शेयर करनी है तो वो एमएमएस के थ्रू भेजी जाती थी, अगर कोई ऑडियो शेयर करनी है तो वो भी क्या होता था, एमएमएस के थ्रू ही जाती थी। तो एमएमएस क्या था, एमएमएस ये सब जो इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, ये सब क्या है, ये है मल्टीमीडिया। तो इसका काम यहाँ पर होता है कि सेंडिंग मल्टीमीडिया कंटेंट। तो डी ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे वीडियो फाइल भी सेंड कर सकते हैं, ऑडियो फाइल भी सेंड कर सकते हैं और टेक्स्ट फाइल भी सेंड कर सकते हैं। इसीलिए क्या होगी, ये हो गया एक तरीके से मल्टीमीडिया कंटेंट। नहीं, टेक्स्ट फाइल इससे सेंड नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ ऑडियो और वीडियो जाता था। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर की कहा गया कि कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज नॉन एज। मतलब एक तरीके से आपको ये कहा गया कि आपके पास में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। देखो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में, जैसे कि एक डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट, 3 डॉक्यूमेंट, इन सभी को अगर कोई एक वेबसाइट पर अवेलेबल है तो मैंने आंसर ही बोल दिया। तो मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर आप कोई भी एक वेबसाइट पर जाते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप जाते हो विकिपीडिया पर, ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि आप गए विकिपीडिया के ऊपर, ठीक है, तो अब विकिपीडिया के ऊपर क्या मिलेगा, आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर मिल जाएगा डॉक्यूमेंट नंबर 1, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट नंबर 2। तो क्या है, वो पूरा उसका जो कलेक्शन है इन डॉक्यूमेंट्स का, उसी को ही यहाँ पर वेबसाइट कहा जाता है। और विकिपीडिया क्या है, विकिपीडिया एक वेबसाइट है, ठीक है। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है कि यहाँ पर द HTML टैग यूज्ड टू मेक इटैलिक। अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। जैसे कि इटैलिक का हो गया, जितने भी टैग्स है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब इटैलिक के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इटैलिक के लिए आई लगा देना है, और जो बोल्ड होता है, बोल्ड के लिए भी बता देता हूँ, बोल्ड के लिए आपको बी लगा देना होता है, और अंडरलाइन जो होता है, अंडरलाइन के लिए आपको क्या कर देना है, अंडर यू कर देना है, ठीक है। बस इसके लिए आपको ये याद रखना है, और इसका जो करेक्ट सिंबल रहेगा वो रहेगा आई, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। फिर इसके बाद में हमारे पास में अगला क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर की कहा गया कि व्हाट टाइप ऑफ CSS इज यूज्ड इन द फॉलोइंग कोड। अब ये कोड दिया हुआ है कि H1 स्टाइल, कलर हो गया इसके लिए ब्लू, और अ ब्लू हेडिंग, और यहां पर इसको क्लोज कर दिया। तो अब इसके अंदर कौन सी CSS काम में ली जाती, तो ध्यान से देखो कि इसके अंदर बात करी गई है इन लाइन की। मतलब एक तरीके से अगर पूरे पेज की बात करी जाती तो वो कुछ और होता, लेकिन अगर इंटरनल होता तो पूरे पेज की डिजाइन होती, एक्सटर्नल होता मतलब बाहर होता। लेकिन यहां पर बात करी गई है कि सिर्फ और सिर्फ H1 स्टाइल की, तो यहां पर क्या होगा, ये होगा इन लाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, एकदम से करेक्ट है। फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर की कहा गया कि विच टैग इज यूज्ड टू प्रोवाइड द लाइन ब्रेक। ठीक है, लाइन ब्रेक प्रोवाइड करवाने के लिए कौन से टैग को काम में लिया जाता है। तो भैया जैसे कि ब्रेक हो गया, इटैलिक हो गया, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि यार ब्रेक है तो ब्रेक का मतलब बी से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि BR हो गया ब्रेक के लिए, और इसमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो बी ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और देन फिर इसके बाद में कुछ आप लोगों को और पॉइंट्स बता देता हूँ, जैसे कि जो P है ये वाला टैग किसके लिए काम में लिया जाता है, ये लिया जाता है पैराग्राफ के लिए। और फिर उसके बाद में यहाँ पर एक और जो टैग है वो है लाइन वाला। लाइन के लिए जो टैग है वो ये नहीं होता L वाला, इसके लिए जो अलग से टैग होता है वो होता है यहाँ पर HR, मतलब ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसको याद रख लेना। और फिर इसके बाद में एक और जो होता है वो EM जो टैग होता है, ये होता है एम्फेसाइजेस एलिमेंट। तो ये 4 टैग है जो कि आपको मैंने अच्छे से याद करवा दी, याद रखना है इनको। और फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है अगला क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर की कहा गया है कि द एट्रीब्यूट ऑफ IMG टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ इमेज। मतलब क्या होता है इसमें, सिंपल सी बात ये है कि यार इसके अंदर आपको क्या करना होता है कि लोकेशन ऑफ इमेज बताता है, इससे कि आप आसानी से कोई भी इमेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एंड द लोकेशन ऑफ इमेज इज, तो इसकी इमेज की जो लोकेशन है वो होती है SRC से। तो बी ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12, जो कि आपके एसर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि थोड़े आपको इजी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। अब जैसे कि 11th के अंदर एसर्शन में कहा गया है कि जो HTML है वो क्या है, वो है एक मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एकदम से करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि HTML की फुल फॉर्म ये होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया ट्रू। तो यहां पर क्या होगा कि अब इसके बाद में ऑप्शन नंबर डी तो हमने खत्म कर दिया कि ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। फिर इसका रीजन क्या दिया हुआ है, इसका रीजन ये दिया हुआ है कि HTML इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर और फॉर्मेट टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ द प्री डिफाइंड टेक्स्ट। हाँ, एकदम से इसकी करेक्ट बात है कि HTML जो होता है वो एक स्ट्रक्चर और एक फॉर्मेट को करता है, जो कि प्री डिफाइंड टेक्स्ट की हेल्प से। तो ये एकदम से करेक्ट है।
और यही इसका ट्रू स्टेटमेंट है। इसकी वजह से ही ये कारण जो है, ये मतलब ये रीजन ये होता है कि ये है इसका कारण। हाँ, एकदम से सही बात है कि इसके पीछे का कारण है, तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया। और फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर की कहा गया है कि इन HTML टैग्स आर रिटन इन लोअर केस और अपर केस आर ट्रीटेड एज द सेम। हाँ, एकदम से ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। एंड HTML इज इन द केस सेंसिटिव लैंग्वेज। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, HTML केस सेंसिटिव नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम से करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर सेक्शन बी में, जिसके अंदर के आपको 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आपको इसके अंदर क्या लिखना होगा, कैसे लिखना होगा, देखो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट इसके लिए लिखना सफिशिएंट है, उससे ज्यादा लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है और सिंपल क्वेश्चन आएंगे। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन कहा गया कि व्हाट इज ई लर्निंग एंड नेम एनी वन इंडियन ई लर्निंग वेबसाइट। मतलब इंडियन ई लर्निंग वेबसाइट बतानी है। तो आपको ई लर्निंग होता क्या है, जैसे कि अभी हम लोग जो कर रहे हैं, जैसे कि YouTube है, अब YouTube के ऊपर आप जो पढ़ रहे हो ये क्या है, ये ई लर्निंग है या फिर क्या है। आप लोग क्या कर रहे हो, इंटरनेट की हेल्प से YouTube से कनेक्ट हो, YouTube के ऊपर आप मुझसे कनेक्ट हो। तो मतलब एक तरीके से क्या होगा कि हम सब जो है वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं। हम फिजिकली नहीं मिल पा रहे। अगर मैं मिलता इतने सारे बच्चों से, अगर हाथ भी मिलाता तो मेरा हाथ दुख जाता, क्योंकि 1,38,000 के आसपास बच्चे हैं और आई थिंक या 1,39,000 हो रखे होंगे। तो इतने सारे बच्चों से हाथ मिला करके भी मैं थक जाता, लेकिन इंटरनेट की हेल्प से मैं बहुत सारे बच्चों तक रीच कर पाता हूं। ठीक है, तो अभी जैसे कि अगर हमें 200K क्रॉस करना है तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। तो मैं बोल रहा हूं सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करें कि ई लर्निंग रेफर्स टू अ लर्निंग सिस्टम दैट कैन ऑब्टेन थ्रू द इंटरनेट यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन तो यही होगी कि आप एक, जैसे कि कोई भी एक लर्निंग सिस्टम हो जिसको कि आप एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू, लेकिन आपको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम में लेने की। अब वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी हो सकती है, आपका मोबाइल फोन हो गया, उसी के साथ में आपके पास में टैबलेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, जितने भी ये सब जो है ये सब होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और एक वेबसाइट का नाम दिया हुआ है जो कि है http://shyam.gov.in। ठीक है, और फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, वो आता है कि व्हाट आर द 2 डिसएडवांटेज ऑफ ई शॉपिंग। मतलब जैसे कि ई लर्निंग था, हम इंटरनेट के थ्रू लर्निंग कर रहे थे, अभी उसी तरीके से ई शॉपिंग का मतलब ये होता है, ध्यान से सुन लेना कि कई बार ये भी आ सकता है कि व्हाट इज ई शॉपिंग। तो ई शॉपिंग रेफर्स टू द शॉपिंग सिस्टम दैट कैन बी ऑब्टेन थ्रू अ इंटरनेट वाया अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब बस इसके अंदर ये करना होगा, लर्निंग की जगह पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर हटा करके इसको लिख देना है शॉपिंग, और फिर उसके बाद में यहाँ पर एज इट इज आपको उसको चिपका देना है, ये कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, और फिर इसके बाद में ई शॉपिंग के डिसएडवांटेज सबसे पहले है कि यहाँ पर लैक ऑफ इंटरेक्शन, आप अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, कौन आपको बेच रहा है, कितने टाइम में आएगा, कब आएगा, अगर आपको अर्जेंट है तो भी आप नहीं कर सकते। फिर सेकंड है कि यहाँ पर डीले इन डिलीवरी, जो कि काफ़ी ज़्यादा होगा। कई बार क्या होता है कि वो दिखाता तो ये है कि आपका 7 डेज में आ जाएगा, फिर उसको 10 डेज, ये सब जो होता है ये बेसिक प्रॉब्लम्स है, ये तो याद रहने वाली, जो कि हमारे साथ में होता है। और आप ये भी बोल सकते हो कि फ्रॉड्स भी होते हैं, और इसी के साथ में जो डीलर है वो एक तरीके से फेक प्रोडक्ट भेज देता है या फिर डैमेज्ड प्रोडक्ट भेज देता है। ये 3-4 डिसएडवांटेज जो कि आप अपने मन से और लिख सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द 2 डिसएडवांटेज ऑफ ई ग्रुप। तो मतलब ई ग्रुप का मतलब ये है कि आप लोगों का जो ग्रुप है, जैसे कि अभी आप लोगों का फ्रेंड सर्कल है, तो उसी तरीके से क्या होगा कि आपका ऑनलाइन जो फ्रेंड सर्कल है उसके क्या डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज ये है कि मतलब एडवांटेज, सॉरी यहाँ पर एडवांटेज है, डिसएडवांटेज की बात नहीं करेगी। पहला एडवांटेज ये है कि इट हेल्प्स इन द लर्निंग मोर एंड इट इंक्रीजेस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट और अ लेसन। तो यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है, लेकिन हेल्प वाला तो ग्रुप मेरे को कोई भी आज तक मिला नहीं, क्योंकि यूजुअली ग्रुप में क्या होता है, वो होता है यार एक तो पबजी चलता है, मैं तो बता रहा हूँ आपको पबजी चलता है, और उसी के साथ में 1-2 गेम और होते हैं जो कि चलते रहते हैं, और उसके अलावा ग्रुप में पढ़ाई की तो कोई बात ही नहीं करता। ठीक है, और फिर सेकंड ये है कि इट्स हेल्प्स इन जनरेटिंग मोर आइडियाज अबाउट अ टॉपिक। हाँ, ये भी हो सकता है कि यार पिछली बार उसने ना पबजी में ना अपने को हेडशॉट करा था, तो अब की बार क्या है कि अपन सबको मिल गया ना, उन सबको हेडशॉट करना है। तो यहाँ पर एक नए टॉपिक को क्या करा जाता है, जनरेट कर, नए आइडिया बनाए जाते हैं कि तू उसके पीछे छुप जाना, तू गाड़ी
गाड़ी में आना, तू ये करना वो करना। वैसे मैंने आज तक कभी पबजी खेला भी नहीं है, पबजी 2 बार आया, 2 बार बैन भी हो गया, लेकिन मैंने आज तक पबजी नहीं खेला, ठीक है। और फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 15, जिसके अंदर क्या आता है कि व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट लिंक एंड गिव द नेम एंड द सिंटेक्स फॉर द HTML टैग विच इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द हाइपर टेक्स्ट लिंक। मतलब सबसे पहले तो बताओ कि हाइपर टेक्स्ट लिंक होता क्या है। तो भैया हाइपर टेक्स्ट लिंक अलाउ टू लिंक द HTML एलिमेंट, जो कि टेक्स्ट भी हो सकता है और इमेज भी हो सकता है, टू अनदर डॉक्यूमेंट्स और अ न्यू सेक्शन विद इन द करंट डॉक्यूमेंट। मतलब ये है कि हाइपरलिंक वो होता है जिसके थ्रू कि आप HTML एलिमेंट है उनको आप किसी भी अदर डॉक्यूमेंट से लिंक कर सकते हो, या फिर आप एक नए सेक्शन को उसके थ्रू आप उसे लिंक कर सकते हो। और इसका नाम क्या हो गया, इसके नेम हो गया यहाँ पर एंकर टैग हो गया, और सिंटेक्स उसके लिए हो जाएगा यहाँ पर हाइपरलिंक टैग हो गया, ठीक है। और अब इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16, जिसके अंदर की कहा गया कि राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोप्रिएटरी एंड अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो भैया सबसे पहले तो समझे प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर होते कौन से। प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको कि जैसे कि मान लो कि आज हमारा मन करता है, ठीक है, हमारा एक चैनल है, मेरा मन कर रहा है कि मैं आप लोगों के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाऊं जिसके ऊपर कि क्या होगा, आपको हर एक चीज प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और जितना भी आपका मटेरियल है वो सब प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो मैं डेवलप कर रहा हूँ, तो उसको ओन कौन कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो वो सॉफ्टवेयर कौन सा वो प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। और लेकिन वहीं पर एक दूसरे तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसको कि आप आसानी से एक्सेस कर सकते, चाहे से आपने बनाया है नहीं बनाया आपका कोई रोल नहीं है, तो भी आप उसे एक्सेस कर सकते हो, और आप उसका जो कोड है उसको भी चेंज कर सकते हो। ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको कहा जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और आप ये भी याद रख सकते हो यार, ओपन है, ओपन मतलब हर किसी के लिए ही ओपन रहेगा। तो यहां पर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि द सॉफ्टवेयर दैट इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ कंपनी हु पब्लिश्ड इट इज नोन एज प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। एग्जांपल के तौर पर यहां पर एडोबी फ्लैश हो गया, एमएस ऑफिस हो गया। अब एमएस ऑफिस को ओन करता है माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी फ्लैश को ओन करता है एडोबी। और फिर इसके बाद यहां पर अगला जो आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं द सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर एनीवन टू एक्सेस। वहां पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, चाहे से आपने बनाओ नहीं बनाओ, आप आकर के हमारा सॉफ्टवेयर यूज में ले सकते हो। और चेंज द कोड इज नोन एज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब इसका एग्जांपल है यहाँ पर ओपन ऑफिस हो गया, क्रोम हो गया, और एक और एग्जांपल आप कोई सा भी मेंशन कर सकते हो। और फिर इसके बाद में इसका और वाला क्वेश्चन है, और वाले क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि डिफाइन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स होता क्या है, तो ई कॉमर्स की डेफिनेशन अभी देखते हैं। बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट इज नोन एज ई कॉमर्स। मतलब आपको सिंपल सा बोलना है कि कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स सिंपल सा होता है बाइंग एंड सेलिंग, और अब यहाँ पर ई इसके आगे लग गया तो मतलब क्या होगा, इंटरनेट के थ्रू होगा। तो आप ये बोल सकते हो कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट इज नोन एज ई कॉमर्स। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि नेम एनी 2 इश्यूज रिलेटेड टू द प्राइवेसी इन ई कॉमर्स। क्या क्या इशू हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि प्राइवेसी इशू इन ई कॉमर्स आर फिशिंग एंड स्पैमिंग। अब जैसे कि आप लोग भी देखते हो कि हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे स्पैम आ जाते हैं, ठीक है। स्पैम में ये होता है कि वो कुछ अपना लिंक शेयर करते हैं, फिर कुछ भी ऐसा स्पैम करते रहते हैं। और फिशिंग का मतलब ये होता है कि वो आपको एक ऐसी मेल भेजेंगे जिसके अंदर कि आपको बोलेंगे कि आपको है ना $10,000, क्या कहते हैं वो सीधा से ये बोलते हैं, मेरे पास भी बहुत सारी मेल आती है कि आपको $10,000 देंगे एक वीडियो के लिए, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके रजिस्टर कर दिए। यहाँ पर मैं अब अच्छे से जानता हूँ कि वो $10,000 का लालच देकर के मेरे से उस लिंक के ऊपर क्लिक करवाना चाहते हो, और उस लिंक के ऊपर क्लिक करवा के वो ये कहना चाहते हैं कि आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो हमारे पास में आपका जो मेरा पूरा सिस्टम है वो हैक हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे अगर आपके पास में भी आते तो इन सभी लिंक्स के ऊपर क्लिक मत करना। और फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 17, जिसके अंदर की कहा गया है कि CSS इज द मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर द वेब डेवलपर्स दीज डेज, राइट एनी 4 एडवांटेज ऑफ CSS। तो भैया CSS जो है वो काफी सारे वेब डेवलपर्स की पहली चॉइस है, पहली पसंद CSS। अब ऐसा क्यों, इसके 4 एडवांटेज ये हैं कि सबसे पहला तो यहाँ पर अगर आप 4 पॉइंट लिखोगे तो आपको सभी के लिए आधा आधा नंबर दिया जाएगा, और टोटल इसका वेटेज है वो है 2 नंबर। तो यहाँ पर सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इट हेल्प्स टू मेक द कंसिस्टेंट एंड द स्पॉन्टेनियस चेंजेस इन द वेब पेज। और इसकी हेल्प से आप कंसिस्टेंटली और स्पॉन्टेनियस वे के अंदर सारे सारे चेंजेस कर सकते हो वेब पेज में। फिर सेकंड आता है कि इट इंप्रूव्स द लोडिंग स्पीड ऑफ द पेज, और इसकी हेल्प से जो लोडिंग स्पीड है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है।
और फिर इसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट देते हैं कि CSS हैज द एबिलिटी टू रीपोजिशन द एलिमेंट्स ऑन द वेब पेज। और इसकी एक यूनिक एबिलिटी भैया ये है कि आप इससे यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनको आसानी से चेंज कर सकते हो। और इसके बाद में आते हैं यहाँ पर लास्ट एडवांटेज जो कि है इट हैज द बेटर कॉम्पैक्टेबिलिटी, मतलब एक तरीके से कॉम्पैक्ट वे के अंदर आप इसको आसानी से यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18 जिसके अंदर कहा गया है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ए लिंक एंड वी लिंक। भैया बहुत ही ज्यादा आसान है। द ए लिंक मतलब कि एक्टिव लिंक होता है, कलर अपीयर्स व्हेन द माउस इज क्लिकिंग ऑन द लिंक। मतलब जैसे कि आप जब ब्राउजर के ऊपर जाते हो तो आप भी देखते हो कि जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करने वाले होते हो तो वहां पर जो होता है वो ब्लू होता है, मतलब क्या है वो एक एक्टिव लिंक। और वहीं पर अगर बात करें वी लिंक की जो कि विजिटेड लिंक होता है, द कलर ऑफ द लिंक आफ्टर द यूजर हैज विजिटेड। जैसे कि आप जब जाते हो तो वो तो होता है ब्लू, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक नहीं किया आपने तो ब्लू होगा, और अगर आप उसके ऊपर वापस से एक्सेस करोगे तो वहां पर उसका जो कलर है वो पर्पल हो जाता है। ठीक है, याद रखना पर्पल हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप उसके ऊपर एक बार विजिट कर चुके हो। ठीक है, और फिर इसका यहाँ पर ये दिया गया है कि राइट एन HTML स्टेटमेंट टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ दीज टू एट्रीब्यूट्स। और आपको एक ऐसा इलस्ट्रेट करना है HTML टैग के थ्रू जिससे कि आप इसको इलस्ट्रेट कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि बॉडी लिंक हो गया, यहाँ पर कलर का नेम हो गया जो भी आप चाहते हो, ब्लू रेड व्हाइट ग्रीन। और फिर वी लिंक का आपको कलर नेम बताना है कि आपको क्या हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए। और ए लिंक का जो कलर नेम है वो आपको बोल देना है कि भैया हम तो चाहते हैं कि यार जो एक्टिव लिंक हो वो पिंक दिखे, हमें पिंक पसंद है। ठीक है, और फिर इसके बाद में आपका जो भी मन करे वो कर सकते हो। अगला इसका चॉइस वाला क्वेश्चन आता है जिसके अंदर की कहा गया है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन DT एंड DD टैग। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो सबसे पहले जो DD टैग है, DD टैग इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ टर्म एंड नेम इन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो मतलब एक तरीके से अगर आपको DD दिख रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर उसको देख सकते हो, मतलब देख क्या सकते हो कि उसी में इसको यूज में लिया जाता है। और जो DT होता है इज यूज्ड इन द कंजक्शन विद द DD, मतलब डिफाइंस अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और जो DT है वो डिफाइन करता है कोई भी टर्म हो या फिर उसका नाम हो। और इनसाइड द DD टैग यू कैन पुट पैराग्राफ्स, लाइन ब्रेक्स एंड द इमेजेस, लिंक्स एंड लिस्ट वगैरह बहुत कुछ इसमें डाल सकते हो। और फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है अगला क्वेश्चन नंबर 19 जिसके अंदर की कहा गया कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अ सबमिट एंड रीसेट बटन इन HTML फॉर्म। अब सबमिट और इसका क्या होता है, जैसे कि आप जब कभी ऑनलाइन एग्जाम दिया होगा तो उसके अंदर एक तरफ आता है सबमिट, ठीक है, और एक तरफ आता है उसके अंदर रीसेट का। रीसेट का मतलब ये होता है कि आपकी वॉच वगैरह भी होती है जिसको कि आप रीसेट करते हो, मतलब कि पूरी पूरी फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं। पहले वाली जो सेटिंग कंपनी से होकर के आती वही सेटिंग हो जाती है। सबमिट का मतलब ये होता है कि आपने इसमें जो चेंजेस करने थे, आपको आंसर जितने मार्क करने थे आपने कर लिए, अब वो जो मार्क करे हुए आप उसको सबमिट करके आपके एग्जामिनर को भेज दो, उसका मतलब ये होता है। मैंने बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझाया, तो अब हम समझते हैं इसकी लैंग्वेज को। ये होता है कि सबमिट बटन अलाउ द यूजर टू सेंड द फॉर्म डेटा ऑनवर्ड्स फॉर प्रोसेसिंग। मतलब ये हो गया कि जो डेटा है वो अपनी तरफ से सेंड कर देता है आगे प्रोसेस होने के लिए। वो कोई भी डेटा हो सकता है, जैसे कि मेल भी हो सकती है, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आप एक ईमेल भेज रहे हो मेरे को या फिर कुछ भी है, वो सब यहाँ पर सबमिट और बटन का काम होता है। रीसेट बटन क्या होता है? रीसेट बटन अलाउ द यूजर टू क्लियर द फॉर्म फिल्ड ऑफ ऑल द एंटर्ड इंफॉर्मेशन। मतलब जैसे कि अगर आप कोई भी एक फॉर्म पर जाते हो, बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, फॉर्म के ऊपर जाते हो और वहां पर अपनी डिटेल्स भरते हो और आपको लगता है कि यार यहाँ पर तो कुछ ना कुछ लोचा हो जाएगा, मेरे साथ में स्कैम हो जाएगा, तो आप क्या बोलते हो, नहीं 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 नहीं, जल्दी से इसको रीसेट करो। तो वहां पर क्या होता है कि आपकी जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब वापस से जीरो पर आ जाती है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में सेक्शन सी, जिसके अंदर की आपको 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको इसमें 3 से 4 पॉइंट लिखना है। अब देखो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर की कहा गया है कि प्लेगरिज्म जो है इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड नाउअडेज, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेगरिज्म एंड राइट एनी 2 स्टेप्स टू अवॉइड इट। ठीक है, सिंपल सा सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि प्लेगरिज्म क्या होता है कि व्हेन यू यूज अनदर पर्सन वर्ड्स और आइडियाज एंड ट्राई टू पास देम एज योर ओन। मतलब आप ये करते हो कि आप किसी और का आइडिया चुरा लेते हो या फिर उसका कोई भी वर्ड्स वगैरह चुरा करके आप उसको पास कर देते हो किसी थर्ड पर्सन को, कहते हो कि ये मेरा है, तो इसको कहते हैं प्लेगरिज्म। अब क्या क्या स्टेप्स हैं इसको अवॉइड करने के लिए? सबसे पहले तो यहाँ पर है कि प्रॉपर्ली कोट एंड पैराफ्रेजेस एंड ऐड योर ओन एग्जांपल। तो इसके लिए है कि आप उसके अंदर अपने खुद के एग्जांपल ऐड कर लीजिए। सेकंड ये आता है कि यहाँ पर ऑलवेज सिटी सोर्स, मतलब एक तरीके से आप अपने जो सोर्स हैं उनको थोड़ा सीक्रेट या फिर उनको थोड़ा छुपा करके रखो।
अब इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 21, जिसके अंदर की कहा गया कि कंसीडर द यूआरएल, जो कि दिया हुआ है https://www.shiksha.com, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देने सबसे पहले तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि .com क्या सजेस्ट करता है। तो यहाँ पर .com सजेस्ट दैट द यूआरएल बिलोंग्स टू अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये क्या होता है कि ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर सेकंड यहाँ पर आता है कि विच कंपोनेंट आइडेंटिटी द टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, तो मतलब कौन से वाला प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पर यूजुअली आपको जितने भी प्रोटोकॉल देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे HTTPS कंपोनेंट आइडेंटिफाइज द टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। फिर लास्ट वाला है यहाँ पर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ S, मतलब कि यहाँ पर HTTPS में S का क्या सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पर ये S डिफाइन करता है दैट द वेबसाइट इज सिक्योर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर ऐसी अगर आप कोई भी वेबसाइट पर जाते हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ HTTP लिखा होता है, तो मतलब वहां पर क्या होता है, आपको डेंजर होने का खतरा होता है और आपके जितने भी पैसे वगैरह हैं उनको खतरा होता है। तो ऐसी वेबसाइट के ऊपर ना जाए, वहां पर S हो जैसे कि HTTPS, तो मतलब वहां पर क्या है कि वो सिक्योर वेबसाइट है, आप उसके ऊपर ऑथेंटिक वे से जा सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 22, जिसके अंदर की कहा गया है कि राइट द इक्विवेलेंट इन लाइन CSS फॉर द फॉलोइंग HTML। आपको इनके लिए क्या लिखना होगा, इन लाइन HTML लिखना है, जो कि आपको गिवन है कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर ग्रीन होना चाहिए। ये इनकरेक्ट है, तो इसका करेक्ट फॉर्मेट क्या रहेगा, वो ये रहेगा कि बॉडी स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड और फिर कलर, फिर इसके बाद में आगे यहाँ पर ग्रीन। तो ये हो गया इसका करेक्ट, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि करेक्ट HTML टैग। फिर बी वाले के अंदर दिया हुआ है कि इमेज src me.jpg एंड उसकी हाइट दी हुई 20 और विड्थ दी हुई 30। तो यहाँ पर आपको जब इसकी लिखोगे पूरा, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि इमेज src me.jpg और यहाँ पर स्टाइल आप लगा रहे हो ना, तो स्टाइल के अंदर आपको लिखना होगा हाइट जो है वो है 20 पिक्सल्स। हमेशा बात याद रखना कि इसके अंदर आपको पिक्सल्स के अंदर हाइट दी होगी। जब कभी भी अगर आपको ये ना कहा जाए कि कितने में है, अगर 30 पिक्सल्स हैं, 30 लिखा हुआ है तो आपको उसको 30 पिक्सल्स में लिखना है। इसी तरीके से विड्थ जो है वो है 30 पिक्सल और फिर इसके बाद में इसको बंद कर देना है। और फिर अगला क्वेश्चन आता है जिसके अंदर की कहा गया है कि राइट एन एक्सटर्नल CSS कोड एंड स्नाइपेड to all the 4 margins of the body tag with the example of 5 pixels each। मतलब एक तरीके से आपको क्या करना है कि एक एक्सटर्नल CSS कोड लिखना है जिसके अंदर कि आपको चारों मार्जिन जो है वो 5 पिक्सल की रखनी है। तो अब आप क्या करोगे, सिंपल सा बॉडी लिखेंगे, बॉडी के बाद में आप स्टार्ट करेंगे, मार्जिन जो टॉप का है वो भी 5 पिक्सल चाहिए, मार्जिन राइट का भी 5 पिक्सल चाहिए, लेफ्ट का भी 5 पिक्सल चाहिए, बॉटम का भी 5 पिक्सल चाहिए और फिर उसके बाद में आपको क्लोज कर देना है, क्योंकि एक ही कहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मार्जिन करना और उसके अलावा कुछ नहीं कहा। फिर सेकेंड क्वेश्चन आता है कि राइट द इनलाइन CSS कोड टू सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर द फर्स्ट लेवल हेडिंग एज ग्रीन एंड कंटेनिंग द टेक्स्ट ऑफ माई CA एग्जाम। तो अब आप इसको कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप लिखोगे हेडिंग स्टाइल, फिर यहाँ पर लिखोगे बैकग्राउंड कलर जो कि ग्रीन हो गया, फिर इसके बाद में इसको क्लोज करके और फिर यहाँ पर आप लिख दोगे वो टेक्स्ट जो कि लिखा हुआ है माई CA एग्जाम और फिर लास्ट में आप इस हेडिंग एलिमेंट को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे। और फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 23, जिसके अंदर क्या आता है मिस्टर अमित। Mr. Amit is a new intern user and you being his friend suggest him some tips which he should follow while using the internet। मतलब क्या है कि अमित जो है वो नया इंटरनेट में आया, नया इंटरनेट पता लगे तो उसको कौन सी चीज़ों से सावधानी बरतनी चाहिए वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आता है कि he should use respectful language for the all। तो यहाँ पर उसको एक तरीके से इज्जतदार तरीके से सभी से बात करनी है, ऑनलाइन नहीं है। जैसे कि ऑनलाइन में क्या होता है कि हम कुछ भी किसी को बोल देते हैं, हमें ये डर नहीं होता कि वो पीटेगा, जबकि ऑफलाइन में जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हो आप किसी को गाली गलौज सीधा नहीं कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में आप करते हो तो आपको ये होता है कि यार मेरे को कौन मार पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन में जितना आप जैसे कि ऑफलाइन में आप बोल करके अपनी बात से मुकर भी सकते हो कि मैंने नहीं कहा, लेकिन ऑनलाइन के अंदर पूरा डेटा रहता है। तो खास करके आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं आप ऐसी गलतियां ज़्यादा करते हो, किसी को भी उल्टा सीधा या फिर डिसरेस्पेक्ट करते हो, तो वहाँ पर थोड़ा करते टाइम एक बार थोड़ा दिमाग में डाल लो, अगर गलती से पुलिस केस आपके अगेंस्ट बन जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फिर सेकंड यहाँ पर आता है कि ही शुड चूज फ्रेंड वाइजली एंड शुड नॉट शेयर हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन विद ऑल। तो यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके जो दोस्त हैं वो जेन्युइन होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो अपनी हर एक चीज़ ही बता रहा है कि मैं इतने साल का हूँ, मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरे ATM डिटेल्स, मेरी सब कुछ वो शेयर नहीं करना है किसी के भी साथ में। फिर थर्ड आता है कि यहाँ पर ही शुड नाइदर सेंड एन स्पैम नॉर शुड इंक्रीज द सेम। और उसको किसी को भी स्पैम नहीं भेजना और ना ही किसी को इंक्रीज करना है कि तुम स्पैम करो। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट जो है वो आएगा सेक्शन D। ठीक है,
अब सेक्शन डी, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, सेक्शन डी के अंदर आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे कि राइट द HTML कोड टू डिजाइन द वेब पेज। आपको क्या करना है कि एक वेब पेज को डिजाइन करना है कंसीडरिंग द स्पेसिफिकेशन दैट फॉलोज। यहां पर आपको स्पेसिफिकेशन है नेक्स्ट वाले पेज में, ये वाला पेज आपको डिजाइन करना है, ठीक है। अब आपको इसमें दिख रहा क्या क्या है वो लिखो। सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा है कि ये वाली जो लाइन है ये क्या है, इसकी आप बोल सकते हो कि ये है हेडिंग, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो कि ये हेडिंग है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या है, ये है इमेज, ठीक है। इमेज तो हो गया, लेकिन इसके साथ में देखो इसका बॉर्डर भी है, ठीक है, बॉर्डर भी है इसका। और फिर उसके बाद में यहाँ पर लखनऊ लिखा हुआ है, लखनऊ के दो सब वो नाम दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड देयर सिटीज, तो लखनऊ की 2 सिटीज के नाम दिए हुए हैं, फिर बिहार, मध्य प्रदेश, और इस तरीके से यहाँ पर ये स्क्वायर है और ये यहाँ पर सर्कल है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर गिव फीडबैक, इस तरीके से ये है। तो अब आपको इसको डिजाइन करना, और यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी यहाँ पर कुछ और है। तो अभी हम इसका कोड, और जितनी भी आप लोगों को स्पेसिफिकेशन दी हुई है वो यहाँ पर दी हुई कि स्पेसिफिकेशन नंबर 1 है कि द HTML कोड स्ट्रक्चर शुड बी प्रॉपर, और यहाँ पर हेडिंग जो है लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड पॉपुलर सिटीज शुड बी द सेकंड लेवल ऑफ हेडिंग एट द सेम सेंटर ऑफ पेज, एंड बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज शुड बी येलो। ये होगी सेकंड। और फिर सेकंड स्पेसिफिकेशन में दिया गया कि JPG इमेज नेम्ड एज नेशन, उसका नाम दिया हुआ नेशन, और शुड बी प्लेस्ड। फिर इसका में स्पेसिफिकेशन 3 दिया हुआ कि द पेज कंसिस्ट ऑफ द नेस्टेड लिस्ट एंड द डेटा इज एग्जैक्टली गिवन इन द क्वेश्चन, एंड द आउटर लिस्ट शुड बी नंबर्ड, और वो नंबरिंग होनी चाहिए आउटर लिस्ट में। और द इनर लिस्ट एज एन दी, जिसके सिंबल बेस्ड हैं वो उनके सिंबल होने चाहिए। और फिर लास्ट वाला है कि यहाँ पर फीडबैक शुड बी ईमेल लिंक, जो कि यहाँ पर है mail@me.com। अब आपको ये पूरा बनाना है, तो इसका HTML कोड देखते हैं हम। HTML कोड को स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सीधा HTML लिख करके, और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है यहाँ पर हेड स्टार्ट करेंगे। और फिर इसके बाद में टाइटल के अंदर कुछ नहीं आएगा क्योंकि टाइटल में कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद में हेड को क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद में बॉडी का बैकग्राउंड लेंगे सबसे पहले, जो कि यहाँ पर हम लिख देंगे बॉडी बैकग्राउंड कलर, जो कि येलो हो गया। अब हमारा क्या फॉर्मेट अभी तक तैयार हुआ है, हमारा फॉर्मेट तैयार हुआ है कि वो पूरा का पूरा पीछे से येलो बैकग्राउंड हो चुका है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि H2 अलाइन, जो कि सेंटर में करना है आपको, जो कि है यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड दियर पॉपुलर सिटीज, और आपको इसको क्लोज कर देना है। फिर सेकंड में यहाँ पर आता है, आपको इमेज दिख रही थी अभी आपको, जैसे कि उसके अंदर यहाँ पर इधर इमेज थी और ऊपर यहाँ पे नाम था, और फिर उसके बाद में ऐसे ऐसे नाम थे। तो फिर यहाँ पर आपको ये इमेज का SRC लिखना है nation.jpg, क्योंकि वहां पर गिवन है, और उसमें बॉर्डर है तो आपको बॉर्डर लिख देना है 2। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना होगा OL टाइप 1, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पे बोलोगे सबसे पहले आता है हमारे पास में उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद में UL टाइप स्क्वायर, क्योंकि आपको स्क्वायर चाहिए था, और सेकंड वाले के अंदर सर्कल चाहिए। तो यहाँ पर हो गया लखनऊ, और फिर उसके बाद में बनारस, और फिर इसके बाद में आपको UL को क्लोज कर देना है। फिर नया स्टार्ट होती है लाइन, जो कि है बिहार, फिर उसके बाद में नई स्टार्ट होती है जो कि है उत्तर मतलब मध्य प्रदेश, फिर पंजाब। फिर पंजाब के अंदर जो सब पॉइंट्स है इसके वो है स्क्वायर में नहीं है ये, यहाँ पर सर्कल में, ये थोड़ा करेक्ट कर लेना है, यहाँ पर ये आएगा सर्कल, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर सर्कल दिया हुआ है। और फिर सर्कल के अंदर आपको लिखना है अमृतसर, लुधियाना, फिर आपको इसको क्लोज कर देना। फिर एक नई लाइन में आपको लिखना होगा महाराष्ट्र, और फिर उसके बाद में OL को क्लोज कर देना है। और लास्ट में आपको लिखना है कि गिव अ हरीफ मेल टू, यहाँ पर आएगा mail@me.com, और फिर इसके बाद में /feedback, क्योंकि ये वाला जो है हमने इसके साथ में इसमें इम्बेंड कर दिया है, और लास्ट में बॉडी क्लोज कर दिया और HTML क्लोज कर दिया है। और यहाँ पर अगर आप कोई भी एक तरीके से हर एक स्पेसिफिकेशन, जैसे कि बॉडी बैकग्राउंड कलर दिया हुआ था उसके लिए 1 नंबर होगा, और पूरा अगर आप सही लिखते हो तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1-2 कोड ऐसे बना लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद में आते हैं हमारे पास में इसी का ही और वाला क्वेश्चन है। अगर आपसे वो नहीं हो रहा तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, जिसके अंदर कि आपको कहा गया है कि राइट एन HTML कोड टू डिजाइन द वेब पेज एज शोन इन फिगर कंसीडरिंग द स्पेसिफिकेशन, जो कि आपको गिवन है। इस तरीके का वेब पेज बनाना है जिसके अंदर कि आपके पास में टेबल होगी, एंट्रीज हैं, ये सब आपको ऐसा कैसा कॉपी करके पेस्ट करना होगा। मेरे को तो यही लगता है कि ये वाला फर्स्ट वाला ज्यादा आसान था और ये सेकंड वाला थोड़ा टफ है। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या दी हुई है? सबसे पहली स्पेसिफिकेशन में कहा गया कि द टाइटल ऑफ वेब पेज जो है वो है मोटिवेशनल बुक्स, एंड जो उसका हेडिंग लेवल है वो है 1 और वो मिडिल में है वेब पेज के। फिर इसके बाद में जो आएगा यहाँ पर आएगा इंडियन मोटिवेशनल बुक्स। फिर इसके बाद में यहाँ पर स्पेसिफिकेशन सेकंड दिए हुए कि जो कैप्शन है वो होना चाहिए पॉपुलर बुक इन इंडिया।
फिर स्पेसिफिकेशन 3 दी हुई है कि जो टेबुलर डेटा है उसके अंदर 4 रो होनी चाहिए, 2 कॉलम होनी चाहिए, जिसकी बॉर्डर साइज होनी चाहिए 2। और फिर इसके बाद में यहाँ पर स्पेसिफिकेशन नंबर 4 दिया हुआ है कि यहाँ पर द कंटेंट आर के नारायणा इज अ बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ये यहाँ पर याद रखना, अगर वो कुछ स्पेसिफिक मेंशन करने तो आपको पूरा का पूरा उसके साथ में करना होगा। फिर लास्ट वाली स्पेसिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है कि द इमेज, जो कि यहाँ पर feedback.jpg उसका नाम दिया हुआ है कि उस इमेज का क्या नाम है। एंड एट द एंड यू विल गिव द फीडबैक, और फीडबैक की मेल की हुई है कि sendfeedback@me.com। ठीक है, ये हो गया। और फिर इसके बाद में आपको इसका सॉल्यूशन देखना होगा, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूं। इसका सॉल्यूशन हाँ ये रहा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यहां पर होगा। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे HTML से, फिर इसके बाद में हेड लिखेंगे और इसका जो टाइटल है वो है मोटिवेशनल बुक्स। पहले वाले में टाइटल नहीं था लेकिन इसके अंदर टाइटल है। फिर इसके बाद आपने बॉडी कलर को सिलेक्ट करा जो कि ऑरेंज है, फिर सेंटर लिया आपने और वहां पर लिखा इंडियन मोटिवेशनल बुक्स। फिर इस हेडिंग को क्लोज कर दिया क्योंकि हेडिंग लेवल 1 दिया हुआ था, हेडिंग लेवल 1 लेकर के फिर सेंटर क्लोज किया। फिर आपने अलाइन करा इसको सेंटर में, और फिर ये पूरा पूरा जो पैराग्राफ गिवन था वो आपने कट करके पेस्ट कर दिया, यहाँ पर को एज इट इज पेस्ट कर दिया। फिर इसके बाद में इस पैराग्राफ को पी से क्लोज कर दिया, और आपको सेंटर जरूर से लिखना है क्योंकि वहां पर स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि वो सेंटर में होना चाहिए। फिर टेबल बॉर्डर 2 होना चाहिए, और कैप्शन में क्या क्या गिवन है वो है पॉपुलर बुक्स इन इंडिया, ये हो गया कैप्शन। फिर उसके बाद में यू आर बॉर्न टू बलसम, यहाँ पर TD, फिर इसके बाद में TD में मतलब एक तरीके से TD ओपन, फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जितनी भी एंट्रीज है उनको आपको फिल करना है और ये हो जाएगा आपका पूरा सॉल्व। और आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको और क्वेश्चंस देखने हैं जैसे कि तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आप लोग साइंस का और SST का और इंग्लिश का, मैथ्स का, सभी का सैंपल पेपर एक बार जरूर से देख लेना क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।